दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कृषि दर्शन का हमारा विषय है पहाड़ी गाय का मानव जीवन एवं कृषि में महत्व। जी हाँ, प्राचीन काल से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है और कृषि में भी गौ प्रधान कृषि अर्थव्यवस्था रही है। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो उसमें पशुपालन भी बहुत ही ज़रूरी है। आज के कार्यक्रम में हम इसीलिए पहाड़ी गाय के महत्व पर बातचीत करने जा रहे हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं पंचगव्य सिद्ध वैद्य श्री हेमंत शर्मा जी, जो कामनापूर्णी गौशाला टूटू में कार्य कर रहे हैं। सर, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों आपको बता दें, आज का हमारा कृषि दर्शन सजीव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आप आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें दूरभाष नंबर 28000177 और 28000178 पर फ़ोन करके हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। यदि आप शिमला के बाहर से फ़ोन करते हैं तो शिमला का STD कोड 0177 जरूर लगाएं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पहाड़ी गाय का मानव जीवन एवं कृषि में महत्व। हमारे देश में गौ पालन की जो संस्कृति हो प्राचीन काल से है। तरह तरह की कई किस्मों के जो कई नस्लों के गायों का पालन प्राचीन काल से हमारे देश में हो रहा है। लेकिन पहाड़ी गाय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसके पहाड़ी गाय के दूध से बने दुग्ध उत्पाद मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है और पहाड़ी गाय किस प्रकार से हमारी कृषि और ख़ास करके प्राकृतिक कृषि में हमारी मददगार हो सकती है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में गाय को माँ की संज्ञा दी गई है। हम गाय को माता क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण आप मानते हैं? मेरा प्रणाम आपको जी। गावो विश्वस्य मातरः, ये हमारे आयुर्वेद का ग्रंथों का सूत्र है। जी बिल्कुल। और इसका आधार ये है कि गाय विश्व की माता है। जी। अब ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत ने सभी पूरे विश्व को अपना माना है। जी। और जो गाय भारत की माँ है वो फिर पूरे विश्व की भी माँ है। बिल्कुल। गाय जो है विश्व की माँ है, ये साबित करने के लिए हम अपने इतिहास को उठाकर देखते हैं। पूरे इतिहास में कहीं पर भी कोई वृद्धाश्रम नहीं खोला जाता। जी। लेकिन आज एक ऐसा समा आ गया है जब हमें वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत पड़ गई है। जी। और दूसरी तरफ हमने अनाथ आश्रम भी खोल दिए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हमने गाय को भी वृद्धाश्रम में ही भेज दिया है। जी। जी जो गौशाला है वो एक तरह का वृद्धाश्रम है। बिल्कुल। गाय सुरक्षित तो किसान के खूंटे पर है। बिल्कुल सही बात है। और अगर किसी का एक सुझाव था, अगर वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम दोनों को आपस में मिला दिया जाए जी, तो फिर उनका जो समन्वय है, बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे, माँ बाप को बच्चे मिल जाएंगे। सही बात है। तो इस बात को अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से समझें, अगर हम गाय को भी किसान के खूंटे पर दोबारा से भेज देंगे जी, तो किसान जो अनाथ हो गया है बिना गाय के, जी जी, माँ के अनाथ हो गया है, जो उसे अब केमिकल्स का सहारा लेना पड़ता है अपनी कृषि को चलाने के लिए, बिल्कुल, और दवाइयों पर निर्भर हो गया है, स्वास्थ्य उससे बहुत कोसों दूर चला गया है जी, तो उसे दोबारा स्वास्थ्य तभी मिल सकता है जब वो माँ उसके घर आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, अक्सर हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल से ही हमारे देश में गौपालन हो रहा है। जी। द्वापर युग में बात करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं गौपालन करते थे। जी। तो श्वेत क्रांति का संदेश द्वापर युग से श्री कृष्ण ने दिया था। जी जी। और हलधर बलराम जी जो उन्होंने हरित क्रांति का संदेश दिया था। कृषि भी उसी समय से जो हम करते आ रहे हैं। तो कृषि और पशुपालन, गौ पालन का जो एक संबंध है
वो हमारी संस्कृति में भी हमें देखने को मिलता है। जी तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखते हैं तो कृत्रिम गर्भधारण के माध्यम से जो नस्ल सुधार की एक जो कोशिश की जा रही है वो कितनी ज़रूरी है, और ये क्या इससे नस्ल सुधार संभव है? बिल्कुल, इस विषय पे थोड़ा हमें गहन से विचार करना पड़ेगा। मुझे ध्यान आ रहा है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। जी। जब स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में जाना था तो वहाँ उन्हें एक प्रश्न किया गया कि आप स्वामी जी बताएं कि दूध किस जानवर का सबसे अच्छा होता है, उत्तम होता है। जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें उत्तर दिया कि भैंस का दूध सबसे उत्तम होता है। जी। तो उस पत्रकार ने अपने प्रश्न को दोबारा दोहराया कि किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है। जी। तो स्वामी जी ने फिर वही उत्तर दिया कि भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। तो जब उन्होंने स्वामी जी को स्पष्ट करके बताया कि फिर आपके देश में गाय को तो गाय के दूध को सबसे उत्तम मानते हैं। जी जी। तो स्वामी जी ने उसको और विस्तार से बताया कि गाय को हम जानवर नहीं मानते, गाय को हम माँ मानते हैं। जी। पशुओं न गावह तिलो न धान्यम। बिल्कुल। गाय को पशु समझना मूर्खता है। जी। और तिल को धान समझना उससे भी बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल सही बात। तो ये मूर्खता है। जी। और गाय जो है ये हमारा आधार है, हमारी कृषि का आधार है। अगर हम सोचते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान से हम गाय को बचा रहे हैं या हम कृत्रिम गर्भाधान से खेती को बचा रहे हैं तो ये भी एक मूर्खता है। जी। दरअसल कृत्रिम गर्भाधान से गाय जो है बांझ होती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? इसके पीछे ये कारण है, सबसे जो मूल ये है कि कृत्रिम गर्भाधान जो है वो बिल्कुल भी उसके कोई प्रूव नहीं है, वो कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। जी। वो तो एक थोपा गया है कि आप दूध को बढ़ाओ। ठीक है, दूध को बढ़ाने के लिए ना जाने कितने तरह के गलत केमिकल्स का, गलत जैसे ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन गायों को लगाए जाते जी, हैं। जी, जी। तो उसी से संबंधित गाय का लैक्टिंग पीरियड बढ़ाने के लिए ना जाने उनको किस तरह के प्रताड़ना दी जाती है। बिल्कुल। तो वो कृत्रिम गर्भाधान उसी का एक मूल है। तो कृत्रिम गर्भाधान से गाय जो है बांझ होती जा रही है। और शायद यही कारण है कि आवारा गायों की संख्या भी बढ़ रही है। जी, मूल कारण यही है कि गाय जो है फिर जब किसान की उपयोगिता की गाय नहीं रहती है तो किसान उसको सड़क पे छोड़ देता है। जी। और जब उसको सड़क पे छोड़ देता है तो गाय आवारा नहीं है, हाँ। हम लोग आवारा हैं। जी। हमारे कारण गाय सड़क पर आ गई है। बिल्कुल। तो आवारा हम लोग हैं। जी। तो मैं तो ये मानता हूं कि आवारा हम लोग हैं, हमें ही इसका एक उपाय सूझना चाहिए। तो इसका उत्तम उपाय ये है कि हमें पहले तो गाय को कृत्रिम गर्भाधान से बचाना है। जी। अगर गाय कृत्रिम गर्भाधान से बच जाती है तो फिर गाय कभी भी बांझ नहीं होगी, सड़क पर नहीं आएगी। जी बिल्कुल। और हमें, हमारी सरकार, प्रदेश सरकार को भी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा ध्यान तो किसान को देना चाहिए। बिल्कुल। किसान इस पे ध्यान दे। जी। जी। हाँ, हेमंत शर्मा जी, आपने कहा कि दूध भैंस का उत्तम है। जी। लेकिन हमारी ये मान्यता है कि जो गाय का दूध है वो अमृत समान है। जी। क्यों अमृत के समान जो गाय दूध को या गौरस को माना गया है? बिल्कुल, आपने जो ये प्रश्न किया इस पे पूरे विश्व के साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। जी। और अभी एक रिसर्च भी सामने आई है कि गाय का दूध को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, A1 और A2। A1 और A2 में। जी। तो जो A2 कैटेगरी है वो हमारी भारतीय नस्लों की गाय के दूध को A2 कैटेगरी में डाला गया है। जी। और A2 कैटेगरी का जो दूध है उसका अगर विस्तार से उन्होंने डिस्क्राइब किया जाए, जो है चर्चा भी हो रही है, शोध भी हो रहा है, और ये अब इसकी प्रासंगिकता कितनी है इस विषय पर आपसे जानना चाहेंगे। हमारी जो देसी गाय है, जी, जो हमारी पहाड़ी गाय है, हमारी माँ है, उसके दूध में CLA और VFA होता है। ये क्या है CLA और VFA? कॉन्जिकोटेड लिनोनिक एसिड जी, और वोल्टाइल फैटी एसिड, यानी कि जो गाय के शरीर में अम्ल पाए जाते हैं, ये उनके प्रकार हैं जो इनके दूध के द्वारा हमें मिलता है। जी जी। ये कैंसर रोधक तत्व हैं जो 55,000 मैमल्स जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं
धारी जीव। स्तनधारी जीव जिनसे हमें दूध मिलता है, ये किसी के पास नहीं होता। जी CLA और PL और सेरिब्रोसिस होता है जो एक हमारे बुद्धि का विकास करता है, मेधा शक्ति बढ़ाता है, बिल्कुल बुद्धि का विकास करता है। अब छोटे छोटे बच्चों में अल्जाइमर का रोग हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों में बुद्धिहीनता के रोग हमें देखने को मिलते हैं, मंद बुद्धि के रोग देखने को मिलते हैं। तो इसका मूल कारण कहीं ना कहीं दूध है। बिल्कुल। और हमें दोबारा से वो प्राकृतिक दूध पे आना पड़ेगा जो हमें हमारी माँ से मिलता है, और उसमें पहाड़ी गाय का खास योगदान रह सकता है। जी। अक्सर जब भी हम बात करते हैं गौ पालन की, गौ रस की, जी, तो पंचगव्य जी, जो उसका विशेष जी, नाम उभर कर आता है और उसको विशेष महत्व भी दिया जाता है। जी। पंचगव्य क्या है और इसकी क्या महत्वता है? गावो सोमस्य प्रथमस्य भक्ष्य, ये हमारे वेद का सूत्र है। जी। और इसके माध्यम से ऋषि हमें बता रहे हैं कि माता के दूध से भी पहले गाय का दूध पिया जा सकता है, और दूध भी नहीं, गाय का पंचगव्य लिया जा सकता है। जी। जो गाय का पंचगव्य है ये हमारी इम्यूनिटी बनाता है। गाय के दूध में वो सब चीजें हैं जो एक माँ के दूध में हमें मिलती हैं। जी। अगर हम देखते हैं कि मानव जीवन में जो गौ रस है जी, उसका बहुत महत्व है, तो पहाड़ी गाय के अगर हम पालन की बात करते हैं जी। तो पहाड़ी गायों के गौ रस में ऐसी क्या विशेषता है जो अन्य गायों में नहीं? देखिए, पहाड़ी गाय जो है ये अभी 49वीं रजिस्टर्ड नस्ल हमारी हो गई है, और पहाड़ी गाय का जो दूध है वो अपने आप में एक विशेषता रखता है। जी। क्योंकि जितनी भी उत्तम औषधियां हैं वो हमारे जंगलों में मिल जाती हैं। जी। और हमारी जो पहाड़ी हिमाचली गाय है हाँ। वो उन जंगलों में स्वतः उन औषधियों को चरकर आती है, जी। जी। और उन औषधियों को अपने दूध के माध्यम से वो हमें औषधियां मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो वो जो दूध है जिस गौरस की आप बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक विशेष औषधीय रस है। जी। तो जो हमारे शरीर के सभी रोगों को, हमारे शरीर में 72% जल है और 72% जलीय रोगों को बिल्कुल दूध अकेला ही ठीक कर देता है। जी। हमारे शरीर का 72% सिर्फ दूध से ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो वो हमारे पहाड़ी गाय के दूध में है। यानी कि जो पहाड़ी गाय का दूध है वो एक संपूर्ण पोषक तत्व युक्त आहार भी है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा है। जी। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पहाड़ी गाय का मानव जीवन और कृषि में महत्व। इससे संबंधित यदि आपकी कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमारे दूरभाष नंबर 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178 पर फ़ोन करके आज के हमारे विशेषज्ञ श्रीमान हेमंत शर्मा जी से, जो पंचगव्य सिद्ध वैद्य हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हेमंत शर्मा जी, हम बात कर रहे हैं कि मानव जीवन में गाय के महत्व पर। अब कृषि पर आते हैं। जी। कृषि और पशुपालन ये बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के सहयोगी भी है। कृषि की कई ज़रूरतें हमें पशुओं से पूरी होती है। तो अगर हम बात करते हैं जो परंपरागत तरीके से हम जो प्राकृतिक खेती करते थे, बीच में रासायनिक खेती का दौर आया और अब हम फिर से जो है प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। जी। प्राकृतिक कृषि में पहाड़ी गाय का क्या महत्व है? जी। कृषि से मुझे ध्यान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आ गया। जी। एक अंग्रेज पत्रकार ने उनसे 1926 में, जब वो जेल में थे, उनसे एक प्रश्न किया जी। कि व्हाट इज योर कल्चर। हाँ हाँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसका बहुत ही सरल सहज उत्तर दिया कि माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। ओके। तो वहां से वो स्वाभिमानी उत्तर पाकर जी। जी। वो पत्रकार तो अब असमंजस की स्थिति में हो गया। असमंजस में स्थिति में हो गया। जी। लेकिन इस उत्तर से मेरे मन में भी बहुत से प्रश्न और उत्तर मिल गए कि वो कैसे? माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। जी। जी। मेरा जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल, कृषि हमारी संस्कृति में है। जी। बिल्कुल। आज भी 80% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, बिल्कुल। कृषि से ही अपना जीवन यापन करती है। जी। और कृषि का जो आधार है वो गाय है,
क्योंकि किसानों को बहुत बड़ी समस्या दुश्मन कीटों से है। दो तरह के कीट हैं, मित्र कीट, एक मित्र कीट और शत्रु कीट। जी जो शत्रु कीट हैं उनकी संख्या 1300 है, बिल्कुल। मित्र कीटों की संख्या 1700 है। अब मित्र कीट को बढ़ाने के लिए जीव आधारित कृषि का जो एक आधार है वो गाय। जी मित्र कीटों की संख्या को अगर बढ़ाना है तो उसे गाय आधारित कृषि बनाना पड़ेगा। यानी कि गाय के पंचगव्य का जब हम प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो गोबर मित्र का- कीटों की संख्या बढ़ती है, जी जबकि दूसरे रासायनिक का अगर हम प्रयोग करें तो उनसे मित्र कीट भी मर जाते हैं और शत्रु कीट तो मरते ही हैं। बिल्कुल जी। हेमंत शर्मा जी, अक्सर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो गौ रस में कई अवयव आते हैं उसमें जो गौमूत्र है उसका भी एक विशेष महत्व है। जी आपसे चर्चा जारी रखेगा, एक फ़ोन कॉल है, उससे पहले सुन लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। मेरा नाम रणवीर ठाकुर है जी, तो मैं सोलन से बोल रहा हूँ जी, ग्राम पंचायत ढोड़ से। बहुत बहुत स्वागत है रणवीर ठाकुर आपका जी कृषि दर्शन में। धन्यवाद जी। मैं जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनका आदर करता हूँ और मैं डेली आपका ये जो दूरदर्शन में प्रोग्राम आता चाहे किसी भी इसका हो मैं देखता हूँ और इसका हमें लाभ भी मिलता है। लेकिन मैं जो आज आप डिस्कशन कर रहे हैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। अभी जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे को सुधरना पड़ेगा। आप बताइए जी, इतनी महंगी फीड है, आप पहाड़ी गाय देगी 1.5 लीटर दूध, दूसरी जो हम बार बार रिपीट गाय होती है, जो आदमी एक बारी 10 बारी टीका लगाएगा और गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप नस्ल चेंज करो और ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय को पालो, तो कैसे करेंगे हम? और इतनी फीड तूड़ी की क्या रेट है, 10-12 रुपए किलो है। और चने की दाल है, गुड़ है, तारा मीरा है, जो हमारी जो बुजुर्गों से लेके जो हम डाइट देते थे, फीड में तो कुछ रखा नहीं, वो तो फाइबर है, वो तो ऐसे मतलब चाहे वो खली है उसको उसमें कुछ नहीं होता। तो इतनी महंगी है तो हम पाले तो पशुओं को कैसे पाले? किसानों को सरकार हर मोर्चे पर हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि किसान छोड़ते हैं। क्या मजबूरी 10 बारी 200, 250, 300 रुपया टीका लगाने का हम एक फार्मासिस्ट को देते हैं? पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर गाय रिपीट होती है, कोई गरीब का किसान, मैं दूध उत्पादक कुल 40 साल से काम कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ चिलिंग प्लांट लगा है जिसमें मिनिमम रेट है जो है दूध का जो 30 रुपए है, 3, 5, 7, 5 SNF और फैट का है। किसान परेशान है। 1650 रुपए की गोदरेज की फीड की बोरी है, 70 रुपए किलो तारा मीरा। आप किसानों को दोषी ना माने, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है किसानों के लिए। और कम से कम 35-40 साल से किसानों को दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति आई पूरे देश में, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार का इस और ध्यान नहीं है और हमारे MLA वगैरह और हर जगह हमारे को इसमें दोषी माना जा रहा है। अभी ठीक है रणवीर ठाकुर जी, आपका सवाल हमने ले लिया है, विशेषज्ञ से इसका जवाब पूछते हैं। हमारी कोई गलती नहीं है जी किसानों की, हमारे लिए विशेष पॉलिसी बने। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ जी। जरूर। हेमंत शर्मा जी, इनका प्रश्न है कि आप बात करते हैं कि पहाड़ी गाय का पालन करना चाहिए, वो दूध कम देती है, ज़्यादा दूध लेने के लिए जो है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से, नस्ल सुधार के माध्यम से वो जो है क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशी नस्लों का पालन करते हैं। और दूसरा इन्होंने ये भी पूछा है कि लागत बहुत है गौ पालन में, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी जो खुराक है उसकी लागत बहुत है, तो कम दूध देने वाली गाय से उसकी हम भरपाई कैसे करें? देखिए, ये आपके जो फ़ोन कॉल्स पे हैं मैं इनका आदर करता हूँ जी, और इनका जो प्रश्न है बहुत जायज़ है, लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो ऐसा ही है। आधार जो है वो गाय कहीं ना कहीं हट गया है और आधार जो है वो लोभ और वो एक मूल्य आधार उसका बन गया है ना। तो पहाड़ी गाय जो है, हम दरअसल बात अभी हमारा जो विषय है वो ये है कि श्वेत क्रांति आई थी श्री कृष्ण जी के समय में भी, जब उन्होंने मटकी तोड़ एक अभियान चलाया था जी। श्वेत क्रांति उस समय में भी आई थी। वो मथुरा से दूध जाता था द्वारका के लिए जी। तो श्री कृष्ण जी ने मटकी तोड़ अभियान चलाया था कि दूध जो है बेचना नहीं है, हम दूध से घी बनाकर बेचें। बिल्कुल। और जब हम दूध से घी बनाते हैं मूल्यवर्धन हो, हाँ, मूल्यवर्धन हो जाता है और
आज जितने भी लोग प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं जी वो अपनी खेती में लस्सी को फिल्टर करके अपनी खेती में प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और जितनी भी फंगस की बीमारियां हैं जिसके लिए हम हजारों रुपए के स्प्रे करते थे, हजारों रुपए के केमिकल छिड़कते थे, जी वो हुलिया फिट, वो सेब बागवानों का जो हुलिया फिट था वो भी खट्टी लस्सी से ही चला जा रहा है। जी तो इतना लाभ सिर्फ खट्टी लस्सी से मिल रहा है। बिल्कुल। और अगर हम लस्सी की बात करें तो लस्सी अपने आप में बहुत दुर्लभ औषधि है। जी हमारी शरीर के तकरीबन 8% रोग जो हैं लस्सी पीने से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। यानी कि आपका कहने का आशय ये है कि गौ पालन हमें सिर्फ ज़्यादा मुनाफा करने के लिए करना है या फिर उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए करना है। जी और अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मूल्यवर्धन एक कीमत लागत बढ़ी है गौ पालन की उनकी खुराक के रूप में, उसके हम अगर गाय के जो गौ रस है उसके अगर मूल्यवर्धित उत्पाद बना के बेचते तो उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। जी अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी हम कोई गाय पालते हैं तो गौमूत्र का विशेष महत्व रहता है। तो किन गायों का जो है गौमूत्र एकत्र करना चाहिए और वो सर्वोत्तम जो जिसमें सभी गुण उपलब्ध हों? अभी जो आपके फोन कॉलर्स थे जी तो उन्हीं का एक और जवाब इसमें आता है गौमूत्र के माध्यम से। गाय को हमने सिर्फ दूध एक पैरामीटर मान लिया कि दूध ही गाय देती है, इसीलिए हम पाले और इसीलिए हम गाय को पालते हैं। जी जबकि गाय गौमूत्र भी देती है और गोबर भी देती है। बिल्कुल। गौमूत्र की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा कीटनाशक गौमूत्र है। अगर हम गौमूत्र को प्रोसेस करें, गौमूत्र का एक कीटनाशक बनाएं, उसके लिए एक विधि है। जी बड़ी सिंपल सी विधि है, मैं आपके माध्यम से ये किसानों को भी बता देता हूँ। जी तो 5-1 मिनट का समय लगेगा इसमें। संक्षिप्त में बताएं, समय कम। विस्तार से, ठीक है। एक मिट्टी का मटका ले लें, उसमें 1/3 गौमूत्र ले लें। जी उसमें जो जो चीज़ गाय नहीं खाती है उसको डाल दें। उसको 60 दिन के लिए किसी भी नमी वाली मिट्टी में गाड़ दें और उसके बाद उसको तांबे के बर्तन में उबाल के अपने खेत में प्रयोग करें। जी कैसा भी कीट हो वो उससे भाग जाएगा। जी हेमंत शर्मा जी, जब हम मानते हैं कि गाय इतना उपयोगी पशु है, इसको माँ की संज्ञा तभी देते हैं जी। तो गाय की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब ये भी जो एक प्रश्न है आपका, मुझे ध्यान आता है कि आज से पहले भारत देश गाय को माँ कहता है और पूजता है। जी लेकिन आज विडंबना ये है कि हमारे ही देश में 35,000 बुचड़ खाने, स्लॉटर हाउस चल रहे हैं। जी और जो लाइसेंस लेकर चल रहे हैं। तो ये जो किसान इस माध्यम से सुन रहे हैं, ये गाय जो है जब दूध देना बंद कर देती है तो ये गाय उन स्लॉटर हाउस में जाकर कट जाती है। और कहीं ना कहीं अब तो वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं कि इतनी संख्या में गायों का कटना कहीं ना कहीं भूकंप का भी कारण है। इसके पीछे भी शोध चल रहा है। जी वो हमारे साइंटिस्ट इस पर लगे हुए हैं। तो भूकंप का कारण भी इसी को मानते हैं कि इतने सारे गायों का कटना। जी तो ये भी हमें सुरक्षा के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? सुरक्षा के लिए देखिए, हमें पहले तो गाय की उपयोगिता को समझना पड़ेगा। बिल्कुल कि गाय की उपयोगिता है क्या। जी हम गाय को क्या मानते हैं बिल्कुल। और हम गाय से क्या लेना चाहते हैं। जी हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं जो गाय से ही 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और आप हैरान हो जाएंगे, 3 लाख रुपए महीना गाय से कमाया जा रहा है। बिल्कुल। गौ पालन को एक स्वरोजगार के अवसर के रूप में भी हम देख सकते हैं। जी। और हेमंत शर्मा जी, आपने पहाड़ी गाय के मानव जीवन और कृषि में महत्व पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे जीवन में गाय का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये हमारी कृषि में भी सहयोगी है और हमारी अपनी मानव जीवन और सेहत में भी सहयोगी सुधार करने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि गौपालन आप वैज्ञानिक पद्धति से करें और अच्छी नस्ल की पहाड़ी गाय का पालन जरूर करें जिससे आपको भी लाभ हो। आज के अंक को यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।